नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें जनवरी से मार्च वाली मैगजीन हमारी समाप्त हुई। उसके बाद फिर अप्रैल से जून वाली मैगजीन हमारी समाप्त हुई और उसके बाद हमने लास्ट क्लास में जो शुरू किया था वो मैगजीन है जुलाई से लेकर सितंबर 2022। हम जो हमारी क्लास में पढ़ रहे हैं वो तीन महीने का सेट एक साथ लेकर पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पास जो वॉल्यूम 3 है, यानी कि जो तीसरा पार्ट है मैगजीन का, उसमें है जुलाई से अगस्त, और इस अगस्त का भी कुछ हिस्सा इसमें बचा हुआ है। वो है वॉल्यूम 4 जो आपकी है, उसमें है अगस्त से लेकर सितंबर, यानी कि जो वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 4 जो है उनमें अगस्त कॉमन है। समझ में आ रही है आपको बात? ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि वीडियो जो है हमारी या क्लास जो यहाँ की है वो अलग तरीके से नहीं चल रही है, वो भी इसी को ही आधार बना के चल रही है। जैसे वॉल्यूम 3 में जुलाई से अगस्त है और वॉल्यूम 4 में अगस्त से सितंबर है, यानी कि अगस्त का कुछ पार्ट 4th वाली में भी है। और हम इसको कैसे करेंगे, हम 3 और 4th को एक साथ ही करेंगे, जिससे कि हमारा जुलाई से सितंबर वाला जो भी कंटेंट है वो एक साथ ही पूरा हो जाएगा। इन दोनों मैगजीन में जैसे कि हर मैगजीन में 4 चैप्टर होते हैं। पहला चैप्टर है योजनाओं वाला, योजनाएं, नीतियां, अभियान, कार्यक्रम, ये सब पहले में है। दूसरे में है रिपोर्ट, कुछ मुद्दे, कुछ चर्चित स्थान, कुछ प्रसिद्ध स्थल, ये सब व्यक्तित्व वगैरह। तीसरे चैप्टर में है पुरस्कार, और चौथे में है खेल खिलाड़ी, और फिर इसके अलावा बचता है विविध। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो जुलाई अगस्त और अगस्त सितंबर यानी कि वॉल्यूम 3 और 4th की जो मैगजीन है उन दोनों का जो पहला चैप्टर है उसको एक साथ करेंगे, यानी इस वॉल्यूम की और इस वॉल्यूम की जो योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम, अभियान है उनको एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा रिपोर्ट, तो वो भी इन दोनों को मिला के, क्योंकि दोनों को मिला के ही 3 महीने का है। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आपके जो टेस्ट में पूछा जाएगा, शायद जो रीड टेस्ट सीरीज वाला टेस्ट चल रहा है उसमें जो पूछा जाएगा इस बार वो जुलाई से अगस्त तक का है, लेकिन हम जुलाई से सितंबर एक साथ ही पढ़ेंगे। शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर जिले में चलाए गए जागृत जयपुर अभियान का उद्देश्य क्या है? कौन सा अभियान? जागृत जयपुर। ऑप्शन है आपके कुपोषण तथा एनीमिया उन्मूलन हेतु जागरूकता, महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता, बालिका शिक्षा हेतु जागरूकता, और प्लास्टिक कचरे से बचने हेतु जागरूकता। इसके साथ ही अगर मुझे हिंदी का कोई शब्द याद आ जाता है तो मैं जरूर आपको एक टास्क दे देता हूँ। आप मुझे ये भी बताएं, जो जागृत लिखा हुआ है ये सही है या गलत है, या फिर जागृत ऐसे लिखेंगे, या फिर जागृति कैसे लिखेंगे, जागृति ऐसे लिखेंगे, या जागृति ऐसे लिखेंगे, या ऐसे भी सुना है मैंने जागृति। तो ये भी आप मेरे को एक बार ऑप्शंस में कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि साथ के साथ हम ये भी पढ़ते जाएं। जैसे ही कोई चीज़ हमारे ध्यान में आएगी तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में जयपुर जिले में जो जागृत अभियान चलाया गया, जागृत जयपुर अभियान, उसका उद्देश्य क्या है? कुपोषण तथा एनीमिया उन्मूलन हेतु जागरूकता, महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता, बालिका शिक्षा हेतु जागरूकता, या प्लास्टिक कचरे से बचने हेतु जागरूकता। तो इसका उत्तर है डी, प्लास्टिक कचरे से बचने हेतु जागरूकता। इसके लिए एक अभियान चलाया गया जयपुर में और पूरे प्रदेश में, जिसका उद्देश्य था, जयपुर से शुरुआत की कि प्रदेश भर में जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, यानी जिसका केवल एक बार उपयोग हो सकता है, ऐसे प्लास्टिक, तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन हेतु या उसके विरोध हेतु ये अभियान चलाया गया। और आपने देखा भी होगा, जो लोग जयपुर में रहते होंगे उनको पता होगा कि 1 जुलाई से यहाँ ऐसा होने लगा कि जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं उनको बैन किया जाए, ऐसी मांग होने लगी। बहुत सारे जो दुकानदार हैं उन्होंने वो थैलियाँ रखनी बंद कर दी। तो अभियान किस सेंस में था? उसका उद्देश्य था प्लास्टिक कचरे से बचने हेतु जागरूकता अभियान, जिसका नाम क्या गया था? जागृत जयपुर अभियान। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है, हाल ही में संपन्न हुए राजस्थान डिजी फेस्ट जयपुर। ये जरूर याद रखें, क्योंकि अभी अभी डिजी फेस्ट एक जोधपुर में भी हुआ है। तो अगर पूछा गया है कि राजस्थान डिजी फेस्ट जयपुर लिखा है या जोधपुर लिखा है, या अगर शहर का नाम नहीं लिखा है तो कौन से महीने में लिखा है या उसकी डेट लिखी हुई है। अगर 19 और 20 अगस्त लिखा हुआ है तब मतलब जयपुर, और अगर नवंबर वाली डेट लिखी हुई है इसका मतलब है जोधपुर। तो राजस्थान डिजी फेस्ट जो जयपुर में आयोजित हुआ, राजस्थान सरकार द्वारा अपने आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत एक मोबाइल ऐप, कौन सी? एनिमल आईसीयू नामक मोबाइल ऐप को सहायता दी गई। यह ऐप निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा विकसित की गई?
इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कोई मोबाइल ऐप जिसमें राज्य सरकार ने कोई सहयोग किया हो, नया कोई ऐसा स्टार्टअप हो, उनके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन सी कंपनी द्वारा? 4 ऑप्शन है, वर्डेनट्स, टेक ईगल, क्लब फर्स्ट या विक्र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसका उत्तर है वर्डेनट्स। ये क्या कंपनी है? ये एक ऐसी कंपनी है जिसने एक मोबाइल ऐप डेवलप की जिसका नाम रखा एनिमल ICU। इस एप्लीकेशन पर लगभग 17,000 कौन? इस पर लगभग 17,000 पशु चिकित्सक उपलब्ध होंगे इस एप्लीकेशन पर। तो अगर किसी पशुपालक का पशु बीमार है और उसको पशु चिकित्सक की सहायता चाहिए, इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू वो पशु चिकित्सक से संपर्क कर सकता है, जिसमें पशुओं की बीमारियों के बारे में जानकारी होगी, कौन सी उनको मदद चाहिए, क्या दे सकते हैं, ऐसी सारी चीज़ें इस मोबाइल एप्लीकेशन पर होंगी, और जिसको राजस्थान डिजी फेस्ट में प्रदर्शित किया गया था और राजस्थान सरकार ने इसको सहायता देने का फैसला भी किया है। अब ये और ज़रूर याद रखें, ये भी इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान डिजी फेस्ट जयपुर में जो आयोजित हुआ, कब से कब हुआ? तो 19 और 20 अगस्त को हुआ। कहाँ पर हुआ? तो जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में। ये बात तो लगभग मैं हर दिन बता ही रहा हूँ, राजस्थान डिजी फेस्ट, इससे क्वेश्चन भी आ ही रहे हैं, बिड़ला ऑडिटोरियम। ठीक है। अब जो बाकी की ये कंपनियों के नाम हैं, ये सब भी इस राजस्थान डिजी फेस्ट में शामिल हुई थी। इन्होंने भी अपनी अपनी जो चीज़ें थी, वहाँ अपने कुछ उत्पाद थे या कुछ स्टार्टअप थे, उन सब का प्रदर्शन किया। जैसे टेक ईगल जो कंपनी है, इसने क्या बनाया या क्या चीज़ प्रदर्शित की? टेक ईगल कंपनी ने एक हाइब्रिड ड्रोन, इसने एक हाइब्रिड ड्रोन का प्रदर्शन किया। हाइब्रिड शब्द से आप समझते हैं कि हाइब्रिड का मतलब होता है कोई ना कोई दो चीज़ें मिली हुई हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। हाइब्रिड ड्रोन एक ऐसा ड्रोन है जो एक से ज़्यादा उद्देश्य के लिए काम में लिया जा सकता है, यानी कि मल्टीपर्पज व्हीकल की तरह इसको काम में लिया जा सकता है। अब वो उद्देश्य क्या हो सकते हैं? जैसे ड्रोन का उद्देश्य हो सकता है किसी आपातकालीन स्थिति में, कहीं जैसे बाढ़ वगैरह आ गई तो जो लोग फंसे हुए हैं उनको खाने के पैकेट पहुंचाना, तो ड्रोन ऊपर से लेके जाएगा, पैकेट उनको गिरा सकता है। या और कोई जैसे मदद, कोई चिकित्सा सुविधाएं उनको पहुंचाना, कुछ दवाइयां उपलब्ध कराना। इसका मतलब, इसका उद्देश्य है मल्टीपर्पज व्हीकल के तौर पर ये एक हाइब्रिड ड्रोन किस कंपनी द्वारा? टेक ईगल। ये सारी कंपनियां शामिल हुई थी राजस्थान डिजी फेस्ट में। क्लब फर्स्ट जो कंपनी थी, इसने क्या बनाया अपना प्रोडक्ट? ये था फायर फाइटिंग रोबोट। फायर फाइटिंग रोबोट मतलब आग बुझाने वाला रोबोट। ये काफ़ी अच्छा एक तरह से आविष्कार है, क्योंकि आग बुझाने के दौरान अगर फायर ब्रिगेड में ह्यूमन खुद इन्वॉल्व होते हैं तो उनको भी झुलसने का खतरा बराबर होता है, लेकिन अगर रोबोट के थ्रू ये काम किया जाए, आग बुझाने के काम में रोबोट का इस्तेमाल किया जाए, तो वो काफ़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि उससे जन हानि कम से कम होगी। तो क्लब फर्स्ट जो द्वारा फायर फाइटिंग रोबोट, और विक्र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा क्या विकसित किया गया? तो विक्र QR कोड। विक्र QR कोड, ये QR कोड क्या है? ये एक वाहनों पर लगाया जाएगा, जो भी व्हीकल्स होंगे 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, उन पर ये QR कोड लगाया जाएगा। इससे क्या होगा कि अगर किसी वाहन को गलत पार्किंग में करके खड़ा करके कोई चला गया है, कोई भी जो वाहन का मालिक है, तो इस QR कोड को स्कैन करके जो ट्रैफिक पुलिस होगी उस वाहन मालिक से संपर्क कर सकेगी, उसमें उसकी सारी डिटेल होंगी। या सड़क दुर्घटना में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा घायल है और वो खुद नहीं बता पा रहा है, अपना परिचय नहीं दे पा रहा है, तो उसके वाहन पे एक कोड लगा होगा जिसको स्कैन करके उसके बारे में जो डिटेल्स होंगी वो पता की जा सकती हैं। तो कौन सी कंपनी द्वारा? विक्र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा विक्र QR कोड डेवलप किया गया। सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं या जो भी स्टार्टअप्स हैं, कहाँ प्रदर्शित किए गए? राजस्थान डिजी फेस्ट जयपुर, जो 19-20 अगस्त बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में आयोजित किया गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरा पैड जो कि बांस के कपड़े से तैयार किया गया एक एंटीबैक्टीरियल सैनिटरी पैड है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? इनोवेशन का नाम क्या, यानी कि प्रोडक्ट का नाम क्या है? मेरा पैड। किससे विकसित किया गया? बांस के द्वारा बने हुए कपड़े से। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये भी राजस्थान डिजी फेस्ट में शामिल हुआ ये प्रोडक्ट, और इसको सरकार ने, राजस्थान सरकार ने अपनी उड़ान योजना में शामिल करने पर विचार करना शुरू किया है। उड़ान योजना आप जानते हैं,
उड़ान योजना, दरअसल उड़ान नाम से भी दो योजना है। अगर आप भारत सरकार के संदर्भ में बात करेंगे तो उड़ान एक अलग है, UDAN, जिसका मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। इसका मतलब क्या है, ये ऐसी योजना है जिसमें जो घरेलू विमानन उद्योग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कैसे किया जाए, मतलब जो भारत में अंदर की अंदर, यानी कि इंटरनेशनल नहीं बल्कि भारत के अंदर ही जो विमानन क्षेत्र है, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर घरेलू विमान यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी शामिल हो सके, ये तो है भारत सरकार की उड़ान योजना। राजस्थान सरकार की उड़ान योजना कौन सी है, उसका नाम है IM शक्ति। IM शक्ति उड़ान योजना, ये राजस्थान सरकार की योजना है जिसका नाम है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। ये योजना क्या है, ये बालिकाओं को और महिलाओं को, अभी इसका मतलब इस बजट से ये सभी के लिए कर दिया गया है, जिसमें सभी महिलाओं को राजस्थान की क्या निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन, निःशुल्क सैनिटरी पैड या सैनिटरी नैपकिन इसमें वितरित किए जाते हैं, जिसका नाम है IM शक्ति उड़ान योजना। कब से शुरू हुई, इसकी डेट को लेकर आपको अलग अलग मिल सकते हैं, लेकिन आर्थिक समीक्षा में जो दी गई है, मैं वो तारीख लिख रहा हूँ, उसमें है 19 दिसंबर 2021। कहीं कहीं इसकी तारीख आपको 19 नवंबर भी मिलेगी। इवन सरकार के एक नोटिफिकेशन में भी 19 नवंबर है, लेकिन आर्थिक समीक्षा में 19 दिसंबर 2021 लिखी हुई है, वहीं से हमने ये डेट ली है। तो ये योजना शुरू की गई 19 दिसंबर 2021 से। कौन सी, IM शक्ति उड़ान योजना। अब सवाल यहाँ उठता है, इस योजना के तहत मेरा पैड जो इनोवेशन है उसको शामिल करने में सरकार विचार कर रही है, तो ये मेरा पैड कौन सी कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है, ये है कॉरवर्स इंडिया ट्रेडर्स। बाकी सारी कंपनियां जो हैं ये भी इसी में आई थी, यानी कि राजस्थान डिजीफेस्ट में। जैसे कि फ्लाइंग कलर्स जो कंपनी है, ये पक्षियों से संबंधित कुछ चीज़ें जैसे वर्ड फीडर जिसको बोलते हैं, या पक्षियों से संबंधित जो उत्पाद हैं वो बनाती हैं, और सारे ऐसे होते हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित ना करें। लेट्स कनेक्ट नाम से जो कंपनी है, इसने एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप किया कि समान रुचि वाले जो लोग हैं आपस में कनेक्ट हो सकें, यानी कि एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक सोशल मीडिया साइट जैसा। और गो ग्रीन फाउंडेशन, इनके भी जो सारे उत्पाद ऐसे होते हैं जो इको फ्रेंडली होते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित ना करें, जैसे कि घरेलू जो घर में जो लाइटिंग वगैरह होती हैं, घरेलू लाइटिंग, ऐसे उत्पाद इनके द्वारा बनाए गए। तो ये सारे जो स्टार्टअप हैं ये किस में शामिल हुए थे, राजस्थान डिजीफेस्ट 2022 जो कि अगस्त में हुआ। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं जो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। आपने बहुत सुना होगा शब्द स्टार्टअप। ये स्टार्टअप क्या होता है, और एक शब्द होता है बिजनेस आइडिया। मतलब टेक्निकली दोनों में क्या अंतर है, अगर आप ये बता पाएं तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में, किस चीज़ को हम स्टार्टअप कहेंगे। अगर मैं कोई बिजनेस शुरू करता हूँ, कोई भी बिजनेस, तो क्या वो स्टार्टअप कहे जाएगा, या कौन सा एक खास बिजनेस है जिसको स्टार्टअप कहे जाएगा। तो स्टार्टअप क्या है और बिजनेस आइडिया क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है। कल के न्यूज़पेपर में इसमें एक डिफरेंस लिखा हुआ था, अगर कुछ लोगों ने पढ़ा होगा तो उनको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो आप लोग मुझे इसमें बताएं, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान डिजीफेस्ट जयपुर में प्रदर्शित किए गए विसरॉन ड्रोन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पिछले 3-4 क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि हम केवल राजस्थान डिजीफेस्ट की बात कर रहे हैं। पूछा क्वेश्चन केवल इतना गया था, राजस्थान डिजीफेस्ट कहाँ आयोजित हुआ, या कब आयोजित हुआ, या कौन सी संस्था द्वारा आयोजित हुआ, लेकिन हम डिटेल में भी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। पिछले 3-4 क्वेश्चन से ये देख रहे हैं। तो राजस्थान डिजीफेस्ट जयपुर में प्रदर्शित किए गए विसरॉन ड्रोन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह एक हाइब्रिड ड्रोन है, यह स्वदेश निर्मित पहला कृषि ड्रोन है, यह पहला भारतीय ड्रोन है जो युद्ध कार्य हेतु प्रयुक्त किया जा सकेगा, यह दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में चिकित्सा जैसी आपातकालीन सेवाओं हेतु विकसित किया गया ड्रोन है। इसका उत्तर है यह स्वदेश निर्मित पहला कृषि ड्रोन, या जिसको कहा जाता है एग्री ड्रोन, एग्रीकल्चर से बना शब्द एग्री। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ऐसी जो जानकारियां होती हैं वो इंपॉर्टेंट इसलिए होती हैं, स्वदेश निर्मित और पहला कृषि ड्रोन है। ये कृषि कार्यों में प्रयोग किया जा सकेगा, यानी अगर कीटनाशक वगैरह का छिड़काव करना हो या बड़े क्षेत्रों में बीज बोने हो तो ड्रोन के द्वारा ये सब चीज़ें की जा सकेंगी। इसकी पेलोड जो क्षमता है, पेलोड क्या होता है, जितना वजन उठा के ये उड़ सकता है, पेलोड क्षमता इसकी कितनी है, वो है 1 किलोग्राम। यानी एक बार में 1 किलोग्राम वजन का एक कीटनाशक या 1 किलोग्राम वजन का बीज ये लेके उड़ेगा और आसपास के क्षेत्र में उसको फैला के आ सकेगा। राजस्थान डिजीफेस्ट में इसका प्रदर्शन किया गया, जिसका नाम है विसरॉन ड्रोन। हाइब्रिड ड्रोन तो अभी हमने पढ़ा ही था, और टेक ईगल कंपनी द्वारा। ये पहला भारतीय ड्रोन है, ये युद्ध कार्य वाला ड्रोन नहीं है, ये कौन सा है, एग्रीकल्चर वाला।
आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। ये है अभियान प्रकाश का ध्येय वाक्य क्या है। अभियान प्रकाश हम बहुत दिन से लगातार चर्चा कर ही रहे हैं इसके बारे में। ये हमें पता है कि ये कौन से जिले से, तो ये नागौर में चलाया गया। उद्देश्य क्या था, तो शिक्षा से संबंधित था। जो शिक्षा से वंचित बच्चे हैं उनको शिक्षा से जोड़ना, विद्यालय के नामांकन में वृद्धि करना, ड्रॉप आउट रेट में कमी लाना। नागौर का स्थानीय प्रशासन इसको चला रहा है। साथ ही बाल विकास समिति से जुड़ी हुई है, बाल विकास समिति या बाल कल्याण समिति जो है। और इसके साथ ही एक L&T कंपनी यानी कि लार्सन एंड टर्बो कंपनी जो है, वो बच्चों को जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, जैसे कि विद्यालय के लिए जो पोशाक चाहिए वो, या कपड़ा, उसके अलावा जो बैग चाहिए, बोतल चाहिए, टिफ़िन चाहिए, ऐसी चीज़ें कौन सी कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी, L&T। अभियान प्रकाश नागौर से। अब है इसका ध्येय वाक्य क्या है। अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर, अशिक्षा से शिक्षा की ओर बढ़ते कदम, जन जन ने यह ठाना है अशिक्षा को मिटाना है, या आओ चलें प्रकाश की ओर, पढ़ें पढ़ाएं बच्चों को आगे बढ़ाएं। तो यही जो डी ऑप्शन है यही उसका उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो जैसा कि मैंने एक दिन कहा था कि इस तरह के अभियान, इनमें ज़्यादातर यही पूछा जाता है कौन सा अभियान कौन से जिले में संचालित हो रहा है। अगर कोई प्रदेश लेवल पर पूरे में अभियान चल रहा है तो वो तो फिर एक तरह से सरकार की योजना हो गई, उसके बारे में तो डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। लेकिन किसी खास जिले में कोई खास अभियान चल रहा है तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन यही बनता है कौन सा अभियान कौन से जिले से है, या इससे ज़्यादा अगर पूछा जा सकता है तो केवल उसका उद्देश्य क्या है। तो इसलिए यहाँ 4 अभियान में 4 क्वेश्चन ना बना के एक ही क्वेश्चन बना दिया गया है। तो आपको कॉलम मैच करने हैं, जैसे उजास अभियान जालौर जिले में, पुकार अभियान बीकानेर जिले में, सी अभियान झुंझुनू में, या ऑपरेशन अस्मिता बूंदी में। तो ऐसा कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, ये है उजास अभियान। ये जालौर में नहीं बल्कि ये पहले चलाया गया था नागौर जिले में, और नागौर के बाद दूसरा किसमें, अलवर में। नागौर और अलवर 2 जिले इससे संबंधित हैं। पुकार बीकानेर से सही है, सी झुंझुनू से सही है, ऑपरेशन अस्मिता बूंदी से सही है। अब हम देखते हैं कि ये चारों किस पर्पज से चलाए गए, इनका उद्देश्य क्या था। उजास अभियान का उद्देश्य था ऐसे सरकारी विद्यालय जिनमें अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंचा है वहां बिजली का कनेक्शन पहुंचाना। तो सीधा सा इसका उद्देश्य क्या है, राजकीय विद्यालय यानी कि जो सरकारी विद्यालय हैं जो बच गए हैं अभी बिजली कनेक्शन से, वहां बिजली कनेक्शन पहुंचाना। विद्युत कनेक्शन। उजास अभियान पहले चलाया गया नागौर में, फिर अलवर में। पुकार अभियान ये कहाँ चलाया गया, बीकानेर में, और किससे संबंधित है ये, मातृत्व पोषण यानी कि गर्भवती महिलाएं, प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात उनके खान पान के ध्यान से संबंधित, उनके सुपोषण से संबंधित अभियान पुकार अभियान, मातृत्व पोषण से संबंधित। सी अभियान, इसकी जो फुल फॉर्म है इसकी फुल फॉर्म है, इधर लिखता हूँ, सी अभियान यानी कि SHE। इन तीनों शब्दों का मतलब है, S का मतलब है SHE सी, H का मतलब है हैज, E का मतलब है एम्पावर्ड यानी कि सशक्त। मतलब वह एम्पावर्ड यानी कि वह सशक्त हो चुकी है। ये अभियान है सी, SHE। और जिला सही है, यहाँ लिखा हुआ है जो झुंझुनू। लेकिन ये किससे संबंधित है, तो महिलाओं के सशक्तिकरण से, उसमें खास कर किससे संबंधित है, ये है उनको स्वरोजगार यानी कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए और कैसे उनको रोजगार उपलब्ध करा के झुंझुनू जिले में हर ग्राम पंचायत से, एक ग्राम पंचायत से ऐसे 50 घर चुने जाएंगे या 50 परिवार चुने जाएंगे, उसमें से 50 महिला जो सदस्य होंगी वो चुनी जाएंगी, उनको कोई ना कोई स्वरोजगार उनका डेवलप किया जाएगा। यही अभियान कौन सा, इसको नाम दिया गया सी। और ऑपरेशन अस्मिता ये किससे संबंधित है, ये बूंदी जिले से संबंधित है। ये भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित है अभियान। तो चारों अभियान हो गए जिसमें उजास, पुकार, सी और ऑपरेशन अस्मिता। एक इसका ले लें स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ेंगे आगे क्योंकि इसमें फैक्चुअल चीज़ें काफ़ी हैं। ऑपरेशन अस्मिता मैंने यहाँ लिखना अभी रह गया है। ये है महिला सशक्तिकरण, लेकिन महिला सशक्तिकरण किस तरह से,
इसमें महिला सशक्तिकरण है रोजगार के थ्रू, और इसमें महिला सशक्तिकरण जो ऑपरेशन अस्मिता है ये है शिक्षा के थ्रू। यानी कि ये मूलतः महिला शिक्षा के लिए चलाया गया अभियान है, और महिला शिक्षा साथ के साथ जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं उनको दूर हटाना, तभी इसका नाम अस्मिता है। यानी कि महिलाओं के प्रति जो पुरानी प्रथाएं ऐसी जहां उनकी अस्मिता को खतरा होता है, उन कुरीतियों को हटाकर उनको समानता का हक देके शिक्षा में उनकी भागीदारी बढ़ाकर तो उनकी प्रगति में योगदान देना, उनको सशक्त करना, तब वो अभियान कहलाया ऑपरेशन अस्मिता, जो बूंदी से संबंधित है। जिले इन तीनों के तो सेम है, मतलब इन तीनों के तो सही मैच हैं, ज़्यादा और इसमें नहीं है, ये नागौर और अलवर से संबंधित है। अब एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला प्रश्न है, सक्षम अलवर अभियान का उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण हेतु जागरूकता, दिव्यांगजनों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना, लघु सूक्ष्म तथा मध्यम उद्यम हेतु अनुकूल वातावरण देना, या स्कूल ड्रॉप आउट रेट में कमी लाना तथा विद्यालय नामांकन में वृद्धि करना। सक्षम अलवर अभियान, अलवर जिले के कई अभियान, एक तो हमने अभी उजास ही पढ़ा, ऐसे पहले स्वस्थ बेटी अभियान पढ़ा, ये कौन सा हो गया, सक्षम अलवर अभियान। उद्देश्य है इसका दिव्यांगजनों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना, यानी कि दिव्यांगजन जो कि ऐसी योजनाओं से नहीं जुड़े हुए हैं, जो उस योजना के पात्र हैं, उनको वो योजना के लाभ मिल सकते हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में वो उन योजनाओं से जुड़े हुए नहीं है, इसके लिए चलाया गया सक्षम अलवर अभियान। और ये कौन से विभाग द्वारा ये है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। यह अभियान अलवर में इतना पॉपुलर हुआ कि फिर राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में इस तरह की योजनाओं को, इस तरह के अभियान चलाने का फैसला किया, और उसी का परिणाम है कौन सा, विशेष योगजन आयुक्त आपके द्वारा अभियान, या जिसको मिशन 392 का था, मिशन तहसील 392 नाम दिया गया। किससे संबंधित है, दिव्यांगजनों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना। बढ़े आगे। अगला प्रश्न है, राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई स्क्रैपिंग नीति के तहत स्क्रैप सेंटर हेतु कितने वर्षों के लिए लाइसेंस दिया जाएगा या प्रदान किया जाएगा। स्क्रैपिंग नीति क्या होती है, जो पुराने वाहन है उनको एक तरह से खत्म करना या उनको ठिकाने लगाना। तो वो इस नीति लाई गई जो राजस्थान में, उसका उद्देश्य क्या है, उसको स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए कितने वर्षों का लाइसेंस दिया जाएगा। उत्तर है 10 वर्षों का। अगर किसी को स्क्रैप सेंटर खोलना है तो उसको 10 साल का लाइसेंस दिया जाएगा। इसमें 15 और 20 वर्ष क्या है, अगर कोई वाणिज्यिक वाहन है, कमर्शियल कोई व्हीकल है, तो इस नीति के तहत उसको 15 साल में अपना क्या कराना होगा, एक फिटनेस टेस्ट। अगर वो वाहन ठीक है या नहीं है, इसका एक टेस्ट कराना होगा। अगर ठीक नहीं है तो उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। और 20 वर्ष बाद किसको, जो पर्सनल कार वगैरह हैं, यानी कि जो वाणिज्यिक नहीं है, ऐसी कोई कार है, पैसेंजर कार वगैरह, तो उनको भी कराना होगा फिटनेस टेस्ट। उनके लिए सीमा रखी गई है 20 वर्ष। लिखने की जरूरत नहीं, ये वाणिज्यिक है और ये घरेलू, यानी कि जो पैसेंजर कार वगैरह है उनके लिए। बढ़े आगे अगले प्रश्न की तरफ। भविष्य की उड़ान संवाद कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ किया गया। भविष्य की उड़ान संवाद कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ किया गया। जयपुर, जैसलमेर, डूंगरपुर या सवाई माधोपुर। उत्तर है इसका सवाई माधोपुर। और ये प्रोग्राम क्या है, भविष्य की उड़ान से आप नाम समझ पा रहे हैं, ये बालिकाओं को क्या, कैरियर के प्रति गाइड करना। तो बालिका कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम है। तो इसी से समझ में आया भविष्य की उड़ान, यानी कि आगे उनको कैसी प्लानिंग करनी चाहिए, किसकी कैसी रुचि है, उस हिसाब से उसको कौन सा करियर चूज करना चाहिए। इस तरह का अभियान चलाया गया जिला प्रशासन द्वारा सवाई माधोपुर में। नाम दिया गया भविष्य की उड़ान संवाद कार्यक्रम। और इसमें कौन सी कक्षा की छात्राओं को, जो 9वीं के बाद की हैं, कक्षा 9वीं से लेकर और जो आगे उच्च शिक्षा जो भी है उसमें जाने वाले जो छात्राएं हैं, उनको करियर के बारे में गाइड करना। प्रोग्राम का नाम क्या है, भविष्य की उड़ान संवाद कार्यक्रम। जिला कौन सा, सवाई माधोपुर। चलें आगे अगले प्रश्न की तरफ। मिशन कोटड़ा निम्नलिखित में से कौन से जिले में संचालित किया गया। उदयपुर, बांसवाड़ा, अलवर या झालावाड़। इसका उत्तर है उदयपुर। क्योंकि जब एक आपको ध्यान हो तो अभी सितंबर में एक था आदिवासी महोत्सव, या जिसको नाम दिया गया कोटड़ा महोत्सव।
पर्यटन विभाग द्वारा महोत्सव आयोजित किया गया था। कब? 27 और 28 सितंबर को, अभी 2022 में। तो सुजस वाली क्लास में मैंने काफ़ी बताया था। कोटला कहाँ है? तो ये उदयपुर में है। तो उदयपुर में चलाया गया कौन सा अभियान? मिशन कोटड़ा। ये भी आदिवासियों के विकास से संबंधित अभियान है। 27-28 सितंबर को यहाँ आदिवासी महोत्सव या कोटड़ा महोत्सव भी आयोजित किया गया। इस डेट को क्योंकि 27 सितंबर को होता है विश्व पर्यटन दिवस। इसी दिन मतलब इसी डेट के आसपास चालू हुआ था कौन सा? आभानेरी उत्सव भी। कौन से विभाग द्वारा ये आदिवासी महोत्सव, किस विभाग द्वारा ये था? पर्यटन विभाग द्वारा। इसका रीजन क्या था? पर्यटन विभाग द्वारा ये क्यों आयोजित किया गया? राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देना। और कोटड़ा महोत्सव या मिशन कोटड़ा ये किस लिए? ये उदयपुर के जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया गया, जिसमें जो आदिवासी हैं उनका विकास किया जा सके। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। ये है, आज क्वेश्चन ज़्यादा है, जैसा आप देख पा रहे हो कि नॉर्मली हम 10 लेते हैं, आज 15 क्वेश्चन है कि RCAT की स्थापना निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर की गई? तो ये भी किससे रिलेटेड प्रश्न है? ये है डिजीफेस्ट जो जयपुर में आयोजित हुआ। RCAT की फुल फॉर्म क्या है? राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो इसकी स्थापना कब की गई? तो जब डिजीफेस्ट हुआ था 19 और 20 अगस्त को, उसमें से 20 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया, 20 अगस्त 2022। और कहाँ? तो डिजीफेस्ट कहाँ आयोजित हुआ था? जयपुर में। कौन सा वाला? जो अगस्त में हुआ, राजस्थान के जयपुर में RCAT की स्थापना। और कौन सा विभाग इसे संचालित करेगा? ये है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा RCAT का संचालन किया जाएगा, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जहां एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सिखाई जाएंगी। स्टूडेंट्स को भी यहाँ सीखने का मौका मिलेगा, या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके भी जो CEO वगैरह हैं या उनके जो उद्योगपति हैं उनसे भी उनको मिलने का सौभाग्य मिलेगा। साथ ही कैसे एक नए उद्योग को चलाएँ, क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, वो सारी चीज़ें एक तरह से एक ट्रेनिंग सेंटर है। जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए वो सारी जानकारियां दी जाएंगी, जिसका उद्घाटन किया गया 20 अगस्त 2022 को। अगला प्रश्न है, राजस्थान से क्षय रोग के उन्मूलन हेतु कौन से वर्ष तक का समय निर्धारित किया गया है? ऑप्शन है वर्ष 2030, 2025, 2023 या 2024। 23, 24, 25 या 30। तो उत्तर है इसका वर्ष 2025, क्योंकि भारत सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत से टीबी का उन्मूलन कब तक करना है? वर्ष 2025 तक। तो उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए राजस्थान सरकार ने भी अपना जो वर्ष रखा है वो भी 2025 ही रखा है कि 25 तक राजस्थान से भी टीबी का उन्मूलन कर दिया जाए। अब राजस्थान से टीबी के उन्मूलन के लिए एक और प्रोग्राम चल रहा है जिसका है टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान ये राजस्थान में चलाया जा रहा है, जो कब से कब चलेगा? ये चलेगा 15 अगस्त 2022 से और कब तक? 24 अप्रैल 2023 तक लगातार ये अभियान चलाया जाएगा, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें टीबी के लिए जागरूकता पैदा की जा सके, टीबी का उन्मूलन किया जा सके। इसका एक ध्येय वाक्य भी दिया गया, और वो ध्येय वाक्य क्या था? ध्येय वाक्य क्या था? हमारे गांव टीबी ना पसारे पांव। ऐसी चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। ध्येय वाक्य क्या है? हमारे गांव टीबी ना पसारे पांव। किसका ध्येय वाक्य है? टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान, जो कि राजस्थान में संचालित है। कब से कब तक? 15 अगस्त 2022 से 24 अप्रैल 2023 तक। और पूरे राजस्थान से टीबी के उन्मूलन के लिए फाइनली कौन सा वर्ष निर्धारित किया गया है? 2025। भारत सरकार ने भी भारत से टीबी के उन्मूलन के लिए 2025 को ही निर्धारित किया है। अगला प्रश्न है, अम्मा कार्यक्रम का संचालन निम्नलिखित में से कौन से विभाग द्वारा किया जाएगा? तो अम्मा कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा।
किससे संबंधित है? तो पोषण वगैरह, मातृत्व पोषण, इन सबसे संबंधित ये अभियान है, राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित होगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा फैक्ट है नहीं, केवल सिंपल याद रखना है कौन से विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। आगे बढ़ें, यह एक स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे आप। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये है, माटी परियोजना का संचालन निम्नलिखित में से कौन से जिले में किया जा रहा है? तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या जोधपुर माटी परियोजना का संचालन किया जा रहा है बीकानेर में। किससे संबंधित ये अभियान है? तो नाम से पता चल रहा होगा, किसानों में कुछ जानकारियां दी जाएंगी किसानों को, किसानों से संबंधित बातें। अभियान किससे संबंधित है? किसानों से संबंधित। अब उनको क्या क्या जानकारी दी जाएंगी, जैसे कि जैविक खेती कैसे की जाएगी, जैविक खेती के बारे में जागरूकता, या फसल विविधीकरण कि एक ही एक फसल बार बार ना बोएं, उससे मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो कम होता है, तो फसल विविधीकरण, या ऐसी और भी चीज़ें कि कौन सी मिट्टी है और वहाँ कौन सी फसल बोनी चाहिए, इस तरह की जानकारियाँ किसानों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। वो कौन सा है? माटी परियोजना। पिछला जो क्वेश्चन था अम्मा कार्यक्रम, जो महिला एवं बाल विकास, मातृत्व पोषण, और इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और लिख लेना, ये क्या है? घर घर जाकर बच्चों की इसमें स्क्रीनिंग की जाएगी। घर घर जाकर कुपोषित बच्चों की स्क्रीनिंग, मतलब एक जांच उनकी की जाएगी, छटनी उनकी की जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? हर घर में एक जाकर सर्वे किया जाएगा, देखा जाएगा बच्चे वहाँ उनका स्वास्थ्य क्या है, वो कुपोषित हैं या सुपोषित हैं, और अगर बच्चे कुपोषित पाए जाते हैं तो उनको जो प्रॉपर खाना पीना है वो सब दिया जाएगा। ये जो प्रोग्राम है कौन से विभाग द्वारा? महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अम्मा कार्यक्रम। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, मिशन तहसील 392 कार्यक्रम का शुभारंभ निम्नलिखित में से कौन से संभाग से किया गया? तो अभी मैंने इसके बारे में बात ही की थी। इस कार्यक्रम का असली नाम जो है, पूरा नाम, वो है विशेष आयुक्त, विशेष योग्यजन आयुक्त, विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार। और इसी को आगे कहा गया मिशन 392, ये कार्यक्रम का पूरा नाम है, विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार, मिशन 392। इसका मतलब क्या है कि राजस्थान की जितनी भी तहसील हैं, जितने भी संभाग हैं और जितने भी जिले हैं, कितने कितने हैं? तो 7 संभाग, 33 जिले और 392 तहसील, इन सभी में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। जो विशेष योग्यजन है, यानी कि दिव्यांगजन जो हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं जिनका वो सामना कर रहे हैं, तो उनका इसमें निपटारा किया जाएगा। और ये कहाँ से शुरू किया गया? बीकानेर संभाग की कौन सी? नोखा तहसील, नोखा तहसील से ये प्रारंभ किया गया। और कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया 27 सितंबर 2022। क्लियर हुई बात? 27 सितंबर 2022 से शुरू किया गया मिशन तहसील। क्लियर? एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम करते हैं रिवाइज पुरानी क्लास। ये आपके लिए पहले एक जानकारी, जिसमें कि जो परीक्षा से पहले एक परीक्षा सेकंड ग्रेड वाली है, उसकी डेट अब चेंज कर दी गई है हर दिन में, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब 27 नवंबर हो गई है और रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 23 नवंबर है। अब रिवाइज करते हैं पुरानी क्लास। पहला क्वेश्चन था, उसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना है, ये 6 सितंबर 2022 से पूरे प्रदेश में लागू हुई। ट्रायल रन इसका शुरू हुआ था 22 जून 2022 को। इसमें सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अगर कोई समय पर अस्पताल पहुंचाता है तो उसको 5000 रुपये का इनाम दिया जाता है। और ये योजना राजस्थान के और साथ ही राजस्थान के बाहर के भी सभी नागरिकों पर लागू होती है। लेकिन यह योजना तेलंगाना नहीं बल्कि तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर लाई गई। तेलंगाना की जो तर्ज पर, यानी कि तेलंगाना के साथ समझौता करके राजस्थान में जो योजना चली है वो है महिला निधि, यानी कि राजस्थान महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन, उसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न था, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जिसमें ये ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित होगी। इसके अंतर्गत, तो इसमें मैंने टिक नहीं लगाया था, ये है इसका आंसर। इसकी घोषणा राज्य बजट 2021-22 में की गई, तो 21-22 नहीं बल्कि 22-23 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि जो दूरस्थ या जो
दुर्गम जो क्षेत्र है राजस्थान के, जहां पहुंचना कठिन है, वहां आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाए। योजना कब से लागू की गई? तो 24 जून 2022 से। इस योजना के अंतर्गत 4 योजनाओं को समाहित कर लिया गया है। कौन कौन सी? महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, श्री योजना और स्मार्ट विलेज योजना। और इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न था, सौर कृषि आजीविका योजना में भूमि विकासकर्ता को पीएम कुसुम योजना के तहत लागत की कितनी राशि केंद्रीय अनुदान के रूप में मिल सकेगी? तो 30% राशि उसको मिल सकेगी जो लैंड डेवलपर है। इसमें 3 पार्टी होंगी, यानी कि त्रिपक्षीय एक समझौता होगा। एक होगा किसान, दूसरा होगा जो सोलर प्लांट डेवलप करेगा यानी कि लैंड डेवलपर या प्रोजेक्ट डेवलपर, और तीसरा इसमें राज्य सरकार। योजना क्या है? अनुपयोगी या बंजर भूमि जो किसान की है उस पर सोलर प्लांट लगाकर आजीविका के साधनों में वृद्धि की जाए, किसान को बिजली प्राप्त हो सकेगी। और इस योजना के तहत इस योजना को मंजूरी मिली कब? 30 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा, और 17 अक्टूबर 2022 को इसका पोर्टल लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न था, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अधिकतम दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि कितनी है? तो अधिकतम राशि है 51,000 रुपये। ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। इसमें मिनिमम है 21,000, अधिकतम 51,000। ये कैलकुलेशन मैंने समझाई थी। इसमें जो राशि है वो 2 कैटेगरी में बांटी गई है कि अगर जो लाभान्वित वर्ग की जो युवती है उसको विवाह के अवसर पर जो राशि दी जाती है वो इस योजना का उद्देश्य है। तो अगर वो युवती SC ST या BPL वर्ग से है तब उसको मिनिमम 31,000 दिए जाएंगे। अगर वो 10th पास है तो 10,000 और दिए जाएंगे, और अगर वो ग्रेजुएट है तो 10,000 और दिए जाएंगे। इस तरह कुल होंगे 51 जो कि अधिकतम है। और वो युवती SC ST या BPL वर्ग के अलावा है तो उसको 21,000 प्लस 10th पास होने पर 10 और अगर ग्रेजुएट है तो 10 और, एक तरह से 41,000, यानी कि मिनिमम हुए 21,000 और मैक्सिमम हुए 51,000। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत प्रतिवर्ष लाभान्वित की जाने वाली छात्राओं की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या है 36,300, जिसमें 16,000 है स्नातक, 5,300 हैं पोस्ट ग्रेजुएट, 10,000 हैं डिप्लोमा, 3,000 हैं PG डिप्लोमा और 2,000 हैं सर्टिफिकेट कोर्स वाले। तो इस योजना की घोषणा की गई थी बजट 2022-23 में, जो कि 23 फरवरी 2022 को आया। छात्राओं को अध्ययन से पुनः जोड़ना इसका उद्देश्य है। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आज ये क्वेश्चन हमने यहाँ पूछा है। कल की जो सुजस वाली क्लास है उसमें इस योजना को डिटेल में भी बताया गया है, तो एक बार वहाँ जाके आप देख लें। अगर वीडियो ना देखें तो उसका PDF देख लें ताकि पूरी योजना आपको याद हो जाए। तो उद्देश्य क्या है? कृषि कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त किसान या खेतिहर मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिसमें 5,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। योजना शुरू की गई थी 30 अगस्त 1994 को, फिर इसके बाद फिर संशोधित की गई 2009 को, और फिर संशोधित की गई 2013-14 को। बाकी के जो ऑप्शन है जैसे कि कृषकों तथा पशुपालकों की आय में वृद्धि हेतु अनुदान राशि उपलब्ध कराना, ये कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना जो कि उनकी आय में वृद्धि के लिए अनुदान राशि देती है। दूसरी है राजीव गांधी कृषक साथी योजना, केवल आगे का नाम चेंज हुआ है, जो उनके एक्सीडेंट होने पर उनको सहायता राशि देती है। किसानों को उनकी फसल हेतु बीमा कवर प्रदान करना, यह है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और किसानों को सस्ती दर पर या निःशुल्क जो बिजली जाती है वो है किसान मित्र ऊर्जा योजना। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर में किया गया, और इसमें मैंने बताया था कि खास इसलिए है क्योंकि 25 वर्ष बाद जयपुर में आयोजित हो रही है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के दौरान 5 क्षेत्रीय परिषद बनी थी, उनमें से एक थी उत्तर क्षेत्रीय परिषद, जिसमें कुल 8 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश हैं। 4 ये हैं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल और पंजाब, 4 राज्य, और 4 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी हैं? दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री, यानी कि अध्यक्ष अभी कौन है? अमित शाह। 1971 में एक और अधिनियम लाया गया जिससे बनी नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रीय परिषद, यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन भी जयपुर में, जयपुर के सीतापुरा में। और किसके द्वारा? नालसा और रालसा, यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा। रालसा द्वारा मोबाइल ऐप डेवलप की गई जिसका नाम है न्यायरो साथी। किसी ने मुझे कमेंट्स में बताया ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है, अगर पूछा गया है तो आप जरूर बताएं कौन सी ऐप है? न्यायरो साथी रालसा द्वारा डेवलप की गई। वात्सल्य अभियान की थीम क्या है? तो वात्सल्य अभियान की थीम है एक कदम सुरक्षित मातृत्व की ओर, जो कहाँ संचालित है? जोधपुर में।
पोषण स्वराज अभियान निम्नलिखित में से कौन से जिले में संचालित किया गया? तो पोषण स्वराज अभियान है बांसवाड़ा वागधारा संस्था के सहयोग से। ये भी किसका पोषण? शिशु और गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व या प्रसव पश्चात के कुछ समय तक उनका पोषण किया जाना, और यही उद्देश्य से इस अभियान का भी है, वात्सल्य अभियान का। तो यहाँ समाप्त हुई आज की क्लास, और उसके साथ एक पुरानी क्लास हमने रिवाइज की, और इसी के साथ ही जो आपकी अब तीसरी मैगजीन है, यानी कि एक बार मैं आपकी अभी जो थर्ड वाली मैगजीन है आपके पास जो है उसमें है जुलाई से लेकर अगस्त वाला, तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है यानी कि योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां, अभियान, वो यहाँ समाप्त हो जाता है आज की क्लास में, थर्ड वाले वॉल्यूम का। लेकिन हम फोर्थ वॉल्यूम भी इसके साथ ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जुलाई से सितंबर एक साथ। तो अब जो फोर्थ वॉल्यूम वाली जो योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम, अभियान है, कल हम उसी को लेके आगे कंटिन्यू करेंगे, और दोनों की एक साथ जो चैप्टर है उन्हीं को मर्ज करते हुए पढ़ेंगे, ताकि हमारा फाइनली जुलाई से सितंबर एक साथ ही 3 महीने का करंट कंप्लीट हो जाए। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक, अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।